हैवानियत की करेंगे। दिखाएंगे कि परिवार, पुलिस और पहरे के बीच कौन असली कौन नकली का फास सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। साथ ही बात दरिंदों के लिए होती दुआ और सभा की करेंगे। बताएंगे कि कहां तक पहुंची है गुड़िया की एसआईटी जांच। दिखाएंगे पीड़ित परिवार के लिए खाकी की हाई सुरक्षा चक्र को। और फिर बात करेंगे सपा के न्याय मुहिम अभियान की। एक बार मुलाकात कर, मुझे भरोसा दिलाएंगे। तो हाथरस कांड की हाई लेवल जांच की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने कानून व्यवस्था की दलील तो याचिकाकर्ता ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। हालांकि कोर्ट पूरे कांड को भयावह बताते हुए 12 अक्टूबर को नई तारीख तय करता नजर आया। हाथरस में हैवानियत के सच को काली रात के अंधेरे में जलाने के बाद देश भर में तहलका मच गया। सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। पक्ष और विपक्ष दोनों न्याय और इंसाफ की मशाल लेकर उत्तर भारत की सियासत में बवाल शुरू कर दिए। परिवार, पुलिस और पहरा के बीच कौन असली कौन नकली के बीच फंसता हाथरस कांड सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा। सुप्रीम दरवाजे पर पीड़िता की ओर से फरियाद रखी गई कि हाथरस कांड की सीबीआई जांच हो, सुनवाई यूपी से दिल्ली ट्रांसफर हो, परिवार को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिले। सभी अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 मुद्दों पर हलफनामा मांगा, जिसमें सीजीआई ने केस को बताया भयावह, गवाहों और परिवार की सुरक्षा का क्या, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के अंत में कहा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक हल्फनामा दाखिल करे और हल्फनामे में ये बताए कि पीड़ित परिवार और जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट में जो अभी स्टेटस चल रहा है मामले का वो क्या स्टेटस है इसके बारे में भी बताया जाए। तो इसके ऊपर एसजी तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश होते हुए कहा कि वो परसों तक इस पूरे मामले में हल्फनामा दाखिल कर देंगे। मामले की सुनवाई अब 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी और 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं, या आगे इस मामले में क्या कुछ अहम कदम होगा वो देखने वाला होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भर समाचार, दिल्ली। एक तरफ पूरा मामला दलित बनाम सवर्ण बनता जा रहा है तो दूसरी तरफ सुनवाई शुरू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएस बोबड़े इस केस को शॉकिंग केस बताते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिस पर सीजीआई ने पूछा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सुनवाई शुरू की और कहा हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे, हम सच को सामने लाना चाहते हैं। पुलिस और एसआईटी की जांच चल रही है, हमने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है। मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया गया और कहा गया कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जिस तरह से की गई वो परिवार से पूछ के की गई थी और परिवार की सहमति पे भी की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हल्फनामे में ये भी कहा कि हमें इनपुट प्राप्त था कि राज्य में कई अगर सुबह तक का वेट किया गया अंतिम संस्कार के लिए, यानी सुबह में अंतिम संस्कार तक का इंतजार किया जाता है तो राज्य में कई घटना जो है वो हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो। याचिकाकर्ता की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपकी मांग जांच को ट्रांसफर करने की है या फिर ट्रायल को ट्रांसफर करने की है। काफी बहस और दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद सीजीआई बोबड़े ने कहा कि क्यों नहीं मामले की सुनवाई पहले हाई कोर्ट करे। जो बहस यहाँ हो सकती है वही हाई कोर्ट में भी हो सकती है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हाई कोर्ट
मामले की सुनवाई करे। साथ ही सीजीआई ने कहा कि हम पीड़ित पक्ष और गवाहों की सुरक्षा के यूपी सरकार के बयान को दर्ज कर रहे हैं या आप हलफनामा दाखिल करें। बहरहाल अब मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर हाथरस कांड पर अब हम आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जो मौजूदा समाज और सिस्टम के लिए बेहद शर्मनाक, निंदनीय है। ऐसा पहली बार है कि देश के इतिहास में जब हैवानों के लिए सरकारी दुआ की जा रही है। वो रिपोर्ट देखिए। बेटा मारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। तेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है, ये तस्वीर उसी हाथरस की है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इतिहास में पहली बार देखा और सुना जा रहा है। जो हम दिखाने जा रहे हैं, आप उन तस्वीरों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको यकीन करना ही होगा। एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। हाथरस कांड पर जो कुछ आपको बताने या दिखाने जा रहे हैं, यकीनन आपके ज़मीर को झकझोर के रख देने वाला है। ये दोनों तस्वीर हाथरस से जुड़ी हुई है, जहां पिछले कुछ दिनों से एक परिवार डर के साए में जी रहा है, पल पल खौफ के बीच सांसें ले रहा है। उस वजह को तो जानते ही होंगे आप। उसकी मासूम बेटी को पहले तो गांव के 4 हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर नोच डाला, उसको रौंद डाला। फिर बचे कुचे शव का शासन और प्रशासन ने सामूहिक दुराचार किया और जीवित बचे परिवार को खाकी के साए वाली काल कोठरी में कैद कर दिया। परिवार पर हथियारों से लैस पुलिस का पहरा बिठा दिया। पीड़ितों की मदद तो दूर, बात तक सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन जब इंसाफ की मशाल लिए बेटी और परिवार के लिए देश सड़कों पर उतरा, तो सरकार ने जांच सर्वोच्च संस्था सीबीआई को सौंप दी। अब सच क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब जांच के बाद पता चल जाएगा। मैंने कहा था ना, तुम रोक नहीं पाओगे, तुम रोक नहीं पाए। ये भारत की जीत है। सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है और ये भारत समाचार की महाविजय है। हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने वालों का हश्र देखिए, बेटी बचाओ वालों की करतूत देखिए। इंसाफ मांगने वालों का पुलिस लाठियों से स्वागत करती है, जबकि गांव में पीड़ित परिवार के घर के पास सवर्ण गुंडों को खुलेआम पंचायत करने की छूट दी गई है, वो भी पुलिस के पहरे में। पीड़ित परिवार के लिए लोकतंत्र तो है, संविधान भी है, लेकिन तानाशाही में कमी तनक नहीं रखी गई है। एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा। दौड़िया, ठाकुर घर में पैदा होना। एक बार भरोसा दिला बेटा मारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। हाथरस में सरकार की लगाई धारा 144 को देखिए। पड़ोस में आरोपियों के पक्ष में पंचायत हो जाती है। दबंगई की इंतहा तो देखिए कि पीड़ित का भी नार्को टेस्ट हो, ये मांग सरकार भी पूरी कर देती है, जबकि पीड़ित अपनी ही बेटी का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाते। ये घमंड नहीं तो और क्या है। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। हम तो केवल यूं ताकत दिखाते हैं, और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना। क्योंकि अभी तक सारे चैनल झूठ का प्रसार कर रहे हैं। ऐसी कोई घटना घटी नहीं, बलात्कार कोई हुआ नहीं। आरोपी पहले एफआईआर में केवल एक था, फिर 4 आरोपी हो गए, गर्दन तोड़ दी, ये कर दिया। ये सब सारी चीजें झूठी है। अब सीबीआई सही जांच करेगी। बेटी बचाओ वाले राज में गैंग रेप के आरोपियों को इंसाफ देने की मांग हर माँ बाप के जहन में सिहरन पैदा करने वाली है। धारा 144 के नाम पर कांग्रेस, सपा,
आप और भीम आर्मी के नेताओं पर केस दर्ज कर सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जबकि पीड़िता के घर के पास प्रदर्शन, सभाएं न्याय की देवी की आंखें फोड़ने वाली है। अगर ये न्याय के पुजारी हैं, तो ताली बजाने वाले एक बात जान ले कि ये हैवान एक दिन उनके घरों की रोशनी भी बुझा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बेटा वारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। तेरे बच्चे बलात्कार ही नहीं है। तो एक बेटी से पहले 4 दरिंदे दरिंदगी करते हैं और फिर मौत के बाद शासन और प्रशासन उसके साथ दुराचार करता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पीड़ित परिवार के खिलाफ एक खास पक्ष ऐसा ताना बाना बुनता है, जिंदगी मौत के साए में लगती है। रिपोर्ट देखिए। 29 सितंबर की आधी रात हाथरस में जो कुछ हुआ वो काफी शर्मनाक और भयावह था, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो तो आत्मा को झकझोर देने वाला है, न्याय का गला घोट देने वाला है। बिटिया के लिए जलाई गई इंसाफ के मशाल से निकली रोशनी अभी न्याय के मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर पाई कि गुड़िया को रौंदने वाले काली रात में सच को जलाने वाले बेशर्मी और बेहयाई पर उतर आए। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है। शुद्ध प्रेम प्रकरण है, ये विशुद्ध रूप से प्रेम प्रकरण है। निर्भया में भी यही हुआ था। ना तो ये बयान पहला है और ना ही ये तस्वीरें। हर रात पीड़ितों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। घर जो है वो किस तरीके का है, क्योंकि जो सराउंडिंग इलाके हैं सभी आपके पड़ोस में ही एक एक्यूज है। अब डर तो है ही, अब इससे लोगों को पे विश्वास तो रहा नहीं है, कोई भी किस टाइम क्या कर सकता है, इसी तरीका का डर है हम लोगों को। आप कुछ आशंका जता रही थी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अब कैसे विश्वास करे, दिन में जी ऐसा कांड कर दो तो कहीं रास्ता घाटा कहीं हम कहीं जाए आए तो विचार कर सकते हैं। जिस परिवार को न्याय की लड़ाई लड़नी थी वो न्याय के साथ सुरक्षा की जद्दोजहद भी कर रहा है। सरकार ने तो तमाम कानून की धज्जियां उड़ा दी, न्याय प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी और सारा एविडेंस खराब कर लिया। परिवार को, लड़की को बदनाम करने पर तुले हैं। कोई नाको टेस्ट करता है परिवार के ऊपर? आप बताइए। ये परिवार ने भी ऑब्जेक्शन क्या मतलब हम लोग क्या दोषी हैं कि हमारे ऊपर नाको टेस्ट होगा? बहुत ही गलत है ये। तो काफ़ी लोग सस्पेंड भी कर दिया है और इसकी इंक्वायरी अभी सीबीआई द्वारा भी अनाउंस हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो आरोपी है उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो सस्पेंड हुआ है एसएचओ और एसपी, वो बयान दे रहे हैं कि डीएम के आदेश पर हमने लाश जलाई। तो अब तक डीएम को आप क्यों बचा रहे हो? डीएम को किसने आदेश दिया? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वेबसाइट बनी, फंड बाहर से आया। नाम क्यों नहीं उजागर करते हो आप? उसका नाम उजागर करो, कौन कौन लोग हैं, चेहरा बेनकाब करो। बिटिया को, परिवार को न्याय मिले, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी यानी एक स्वतंत्र जांच हो कोर्ट कचहरी की तरफ से, ना कोई सरकारी संस्था से। उसके अंदर कोई विश्वास नहीं। और कभी घर तो कभी खेतों को खंगालती ये एसआईटी की टीम है जो चौबीबार पीड़िता के गांव मूलगढ़ी पहुंची। पहले परिवार से मुलाकात की, इसके बाद क्राइम सीन और दाह संस्कार वाली जगह का निरीक्षण किया।
7 दिन में रिपोर्ट देने वाली टीम 5 दिनों में खेत और घर से आगे नहीं बढ़ पाई है। बीत गए, उसके बाद ये विजिट जो है जहां पर अंतिम संस्कार किया गया उस स्थल का किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो घर है, घर से यहाँ की दूरी करीब 1 किलोमीटर की टीम कई बार घर तक पहुंची, लेकिन आज सुबह उसको याद आया कि जहाँ पर पीड़िता की रात के 2:30 बजे लाश जलाई गई थी वहाँ का विजिट अभी छूट रहा है, इसलिए उन्होंने उस स्थान का दौरा किया है और वहाँ पर जो अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां जो थीं वो कुछ दिन पहले परिवार वालों ने चुनी थी और उस समय भी उस जगह का ध्यान नहीं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी शुरू ही किया और सीबीआई शुरू करने वाली है। इसी बीच डीजीपी साहब भी सामने आते हैं और सारा कुछ जिला प्रशासन के मत्थे मढ़ देते हैं। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार इस पूरे मामले को सरकार के खिलाफ साजिश बताते हैं। परिवार ने अपनी जो आशंकाएं और चिंताएं हैं उससे हम लोगों को अवगत कराया है, हमने उस पर विचार किया है और उस पर यथापेक्षित निर्णय संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिए गए हैं और वो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कुछ अराजक तत्व आपराधिक षड्यंत्र के तहत पूरे प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने व जातीय विद्वेष फैलाने आदि के उद्देश्य से पीड़ित परिवार को भड़काने, गलत बयानबाजी करने के लिए दबाव बनाने तथा उन्हें 50 लाख रुपए का प्रलोभन देने अभियोग इस संबंध में पंजीकृत किए गए हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अरे बदनाम उसको किया जाता है जिसकी इज्जत हो। योगी जी, आपने अपने साथ साथ पूरे प्रदेश की इज्जत खराब कर दी। 29 सितंबर की आधी रात हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो सुप्रीम नजर में भयावह है, लेकिन मौजूदा समय में जो कुछ हो रहा है उसका क्या, पीड़ित परिवार का क्या, उस गुड़िया का क्या, देश और प्रदेश में डरी सहमी बच्चियों का क्या, दरिंदों के लिए बयान देते बयान वीरों का क्या, सत्ता का क्या, सियासत का क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर प्रदेश में आए दिन होते रेप और हत्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से हमलावर हो गई। पीड़ितों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए न्याय युद्ध की मुहिम शुरू की गई। तो चले जानते हैं क्या कुछ है इसमें खास। प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ को सपा ने साधने की पूरी तैयारी कर ली है। मौजूदा सरकार की विफलता को मुद्दा बनाते हुए पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय युद्ध की मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत सपा नेता प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में न्याय के लिए हर प्रकार से मदद करने जाएंगे। इस मुहिम में सपा से जुड़ा वकील कुनबा भी अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें जाति या धर्म नहीं, न्याय प्रमुख होगा। चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे वो कानपुर देहात की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, हर जगह समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर गए हैं। उन लोगों की पीड़ा को जान के पार्टी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को परेशानी उनको सुधारने के लिए, सुलझाने के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है और मदद कर रही है। मुहिम की एक बान की हाथरस कांड में देखने को भी मिली। सपा कार्यकर्ताओं ने हर मोर्चे पर सरकार को घेरा, साथ ही मांग भी कर रहे हैं कि मामले से जुड़े अधिकारियों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। हाथरस के आरोपी चूंकि हिंदू हैं, सवर्ण जाति के हैं, इसलिए इनकी ये सारी नौटंकी है, और बलरामपुर में उनको सूट करने वाले वोट बैंक मुस्लिम है अपराधी, तो इसलिए उनको वो सूट करता है। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे निकल के सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को घृणा की राजनीति में झोंकने का प्रयास इन सारे विपक्षी दलों ने किया था। समाजवादी पार्टी भी उसमें अगुआ है। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे लगातार अत्याचार, बलात्कार को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार बड़ा हमला बोला है। कहा है योगी सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, ऐसे में पीड़ितों के लिए समाजवादी पार्टी न्याय युद्ध की मुहिम छेड़ने वाली है। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। बिजली विभाग का निजीकरण को लेकर प्रदेश भर में जारी बवाल कुछ दिनों के लिए टल गया। दरअसल कर्मचारियों की हड़ताल के आगे सरकार को